डियर स्टूडेंट्स, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के इस क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पर्यावरण क्या चीज़ है। तो संक्षेप में यहाँ बताते चले कि पर्यावरण एक ऐसी परिघटना है, एक ऐसा इवेंट्स है, और ये इवेंट्स प्राकृतिक है, नेचुरल है, जिसके अंतर्गत जैविक और अजैविक तत्वों में अंतःक्रिया होती है और इस अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप जीवन संभव होता है, विकास संभव होता है। उसी से जुड़ी हुई आज एक दूसरी कड़ी है जिसे हम लोग जैव मंडल और बायोम के नाम से जानते हैं। पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये विषय है और आज के क्लास में इसी विषय को यानी जैव मंडल, जिसको इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते हैं, और बायोम, जिसको इंग्लिश में भी बायोम ही कहते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन पढ़ाई के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि ये कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा तो पर्यावरण पारिस्थितिकी का जो आगे का विषय है वो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैव मंडल है क्या चीज, यानी जैव मंडल जीव जंतु है तो उसको जैव बोला जाता है। बायोस्फीयर क्या है? प्रश्न ये उठता है। तो बायोस्फीयर क्या है, जैव मंडल क्या है? तो इसको दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जहां जीवन के साथ जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी यानी बायोडायवर्सिटी संभव। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवन का अस्तित्व जल प्लस स्थल प्लस वायु सभी में, ठीक है, कहीं भी जाए हमको जीवन मिलेगा, परंतु इनमें पारस्परिक अंतःक्रिया जिससे व्यापक जैव विविधता संभव हो, नहीं हो पाती। और यह परिवेश तीनों मंडलों, यहां मंडलों का मतलब हो गया एस्फीयर, के मिलन स्थल पर होता है, के मिलन स्थल पर होता है।
जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि स्थल मंडल, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे लिथोस्फीयर। उसके बाद होता है जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। यस, ऐसे ही याद करते हुए चलिए, हाइड्रोस्फीयर। और तीसरा होता है बायोस्फीयर। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर। और ये तीनों मंडल जहां पर मिलेंगे, यानी मिलन बिंदु जो इसका होगा, यही मिलन बिंदु जैव मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बायोस्फीयर कहलाएगा। बायोस्फीयर कहलाएगा। आप समझते हैं इसको कि हम लोग जैव मंडल जो पदावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैव मंडल जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, उसको गहनता से समझने की आवश्यकता है कि आखिर यह है कि लिखे नहीं, पहले समझिए इसको। तो हमने क्या कहा कि जैव मंडल, ये बायोस्फीयर जो है वो क्या है? तो वो स्थान है जहां जीवन के साथ जैव विविधता संभव। अगर सिर्फ ये कह देते कि जहां जीवन संभव हो, तो ये बायोस्फीयर का, जैव मंडल का गलत परिभाषा होगा। क्यों? क्योंकि अगर जीवन संभव है तो जीवन वायु में भी संभव है। बहुत सारे पक्षी हैं जो उड़ते हैं वहां, है ना, जल में भी है। बहुत सारे पादप जंतु हैं जो जल में है। जल में तो कह लीजिए कि ज्यादा है वायु और पृथ्वी से। जल में ही जीवन का विकास हुआ है। लेकिन सिर्फ जल मंडल को, सिर्फ वायुमंडल को के आधार पर हम जीवन के विकास की संभावना का कल्पना नहीं कर सकते हैं। जीवन के विकास की संभावना का अर्थ यह हुआ कि वायु में भी जीवन है, जल में भी जीवन है, लेकिन ये एक ऐसा जीवन है जिसका विकास एक समय के बाद रुक जाता है। और उसके परिणाम स्वरूप वहां व्यापक पैमाने पे ऐसी जैव विविधता नहीं जन्म लेती है जिसमें पारस्परिक अंतःक्रिया हो, और वो पारस्परिक अंतःक्रिया विकास को जन्म दे रहा हो। जल में भी एक लिमिटेशंस है और वायु में भी एक लिमिटेशंस है। तो ऐसी परिस्थिति में जल और वायु में तो जीवन है, लेकिन व्यापक जैव विविधता नहीं है। एक ऐसी जैव विविधता जो विकासोन्मुख हो, जो आगे बढ़ने वाली हो। आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि विकासोन्मुख यानी प्रोग्रेसिव का अर्थ क्या होता है कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे नए चीजों का निर्माण होते चले जाना। तो ग्रेजुअली नए नए चीजों का निर्माण होता चला जाता है, तो उससे हम कहते हैं कि विकास हो रहा है। जैसे इसको थोड़ा सा इस रूप में आप समझिए तो आप अच्छे ढंग से समझ पाइएगा कि आप एक मनुष्य हैं, तो आपका ये जो संरचना है, जो वर्तमान समय में है, जिसको हम लोग क्रो मैग्नन कहते हैं, ये ज्ञानी मानव कहते हैं आपको, तो ये आप एक बैक नहीं हो आ गए, बल्कि आपका जो प्रारंभिक रूप था वो रामापिथेकस के रूप में था। और रामापिथेकस क्या था? तो एक लंगूर था। आज भी वो पाया जाता है। रामापिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस बना, जिंजानथ्रोपस बना, सिनानथ्रोपस बना, जावा मानव बना। तो ये सब बनने का अर्थ क्या हुआ कि उसके शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता चला गया। जो रामापिथेकस की शारीरिक संरचना थी, रामापिथेकस जमीन में रहता ही नहीं था, वो सिर्फ एक डाल से दो डाल, दो डाल से तीसरा डाल, ऐसे घूमता रहता था पेड़ी पर। तो आप तो वैसा नहीं करते हैं। उसके हाथ थे ही नहीं, चारों के चारों पैर ही थे। लेकिन ग्रेजुअली ऊपर वाला, आगे वाला जो पैर हाथ में कन्वर्ट हुआ।
फिर पैर जो है वो उससे चलने की स्थिति में आया, वो कमर धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसके थूथन ठीक हुए, पेशानियां ठीक हुई, जो जननांग थे वो पहले दूसरी जगह पर थे, जननांग अभी जो आपके पास है वहां पे आया। तो ग्रेजुअली क्या चीज है, ये विकास हुआ है, आपका डेवलपमेंट हुआ है, नहीं? तो इस विकास के परिणाम स्वरूप आप ज्ञानी मानव कहलाने के हकदार हुए, वरना पहले आप ज्ञानी मानव नहीं थे। तो हम ये उदाहरण दे करके ये समझाना चाहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है और इस पर जो जीवन का विकास है वो ग्रेजुअली हुआ है, सभी चीजों में हुआ है। जैसे पौधे को ही ले लीजिए, तो पौधे में इतने प्रकार की जो विविधता है ये प्रारंभ में नहीं थी। प्रारंभ में कुछ ही पौधे पैदा हुए, लेकिन पौधे में आपस में संकरण के परिणाम स्वरूप, हाइब्रिडेशंस के परिणाम स्वरूप नए नए पौधे जो है बनने शुरू हो गए। अब इस हाइब्रिडेशंस का, इस संकरण का एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे अभी आप करते हैं कि गुलाब के 2 फूल लिए, एक फूल दूसरे कलर का लिए, दूसरे फूल दूसरे कलर का, दोनों गुलाबी है, और उसके जो तना है, तना के किसी भाग में जो बड होता है उसको वहाँ पर दोनों को सटा करके मिट्टी से बांध दे देते हैं, तो एक नया तीसरा गुलाब जन्म ले लेता है, जो अन्य दोनों गुलाबों की विशेषताएं लिए हुए हैं। तो आज भी आप नए नए पौधों को जन्म देने में सक्षम हुए हैं। तो इस तरीके से कहने का अर्थ यह है कि सिर्फ जल में और सिर्फ पानी में या सिर्फ पृथ्वी पर ही जैव विविधता का वो स्वरूप विकसित नहीं हो सकता है जो विकास का द्योतक हो, उसकी एक सीमा होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि जीवन के साथ साथ जहां जैव विविधता संभव हो वही जैव मंडल कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जीवन का अस्तित्व जल, स्थल और वायु सभी में है, लेकिन इसमें उतनी जैव विविधता की सीमा, असीमित जैव विविधता नहीं है, बल्कि उसकी सीमा है। और इस जल, स्थल और वायु में जो पारस्परिक अंतःक्रिया होगी, उस पारस्परिक अंतःक्रिया से व्यापक जैव विविधता संभव नहीं होगा। बड़े पैमाने पे बायोडाइवर्सिटी नहीं आएगी, और जब बड़े पैमाने पे बायोडाइवर्सिटी नहीं आएगी तो फिर विकास या जीवन रुक जाएगा वहां। अभी अभी हमने आपको बताया ना कि विकास क्यों जरूरी है। विकास इसलिए जरूरी है कि जीवन चलता रहे, संसार चलता रहे। अगर विकास रुक जाएगा तो संसार का चलना बंद हो जाएगा, संसार वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, और जब स्टॉप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा, ठीक है, डिक्लाइन हो जाएगा उसका। तो डिक्लाइन नहीं हो, इसीलिए जरूरी है कि ये जो व्यापक जैव विविधता और पारस्परिक अंतःक्रिया और सतत विकास, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। व्यापक जैव विविधता, सतत विकास और अंतःक्रिया, पारस्परिक अंतःक्रिया, ये तीनों मंडल के मिलन स्थल पे ही संभव है। यानी जहां पर जल मिले, जहां पर वायु मिले और जहां पर स्थल मिले। तो जहां पर जल, स्थल, वायु आपस में मिलता है, वहां पर वास्तविक रूप से एक असीमित जैव विकास का जन्म होता है, एक सतत जैव विकास का जन्म होता है, सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटीज का जन्म होता है, और वही सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी, सतत जैव विकास ही जैव मंडल का आधार होता है। अतः छात्रों, संक्षेप में इसको ऐसे कह सकते हैं, थोड़े शब्दों में, ही तो बहुत व्यापक पैमाने पे हमने अभी समझाया आपको। लिखने के अंदाज में ऐसे आप कह सकते हैं कि जहां पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायु मंडल आपस में मिलता हो, और इस मिलने के परिणाम स्वरूप
सतत जैविक विकास का जन्म होता हो तो उसी मंडल को जो है हम जैव मंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए कि वो स्थान जहां पर जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल आपस में मिलता हो उसी को हम लोग जैव मंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। अब इसके ये मंडल अन्य मंडलों से किस प्रकार से भिन्न है, तो आपने देख लिया कि इसमें पारस्परिक अंतःक्रिया होती है, सतत विकास होता है और व्यापक पैमाने पे जैव विविधता पाई जाती है। तो ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3 विशेषताएं हैं, वो 3 विशेषताएं अन्य मंडलों में नहीं पाई जाती। पहला पारस्परिक अंतःक्रिया, दूसरा सतत विकास और तीसरा जैव विविधता। जैव विविधता, व्यापक जैव विविधता। जल में भी जैव विविधता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, जैव विविधता व्यापक और कंटिन्यूअस नए नए जीव पैदा होते जाएंगे। आप अपने जीवन में भी देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे जीव जो पूर्व में नहीं थे, आपके मम्मी या पापा बोलते हैं कि पहले ना हलई, अब जो है नया नया कहाँ से पैदा हो जाए हम भी न जानेंगे। तो ये इस बात का प्रतीक है कि आज भी जो है नवीन जीवों की उत्पत्ति हो रही है। तो कहाँ हो रही है, तो बायोस्फीयर में हो रही है। और ये हमारे विकास का सूचक है, ऐसी बात नहीं कि अवनति का सूचक है। ये हम इस बात का प्रतीक है कि हम लगातार डेवलप कर रहे हैं। क्लियर? अब देखिए कि इस बायोस्फीयर से संबंधित कुछ शब्दावली, कुछ टर्मिनोलॉजी है जिस पर आपका ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं। तो छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी है कि जैविक समुदाय संगठन, ठीक है ना, जैविक समुदाय ये सब शब्द है जो बाद में चल करके आएगा, तो पहले ही उसको जान लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। इसको बोलेंगे बायोटिक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, बायोटिक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है साहब, कि विभिन्न प्रजातियों का एक साथ रहने वाला संगठन, रहने वाला संगठन, ठीक है। तो जब किसी स्थान पे डिफरेंट टाइप का समुदाय एक साथ आपस में रहता हो, ठीक है ना, तो इसी को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलेंगे, जैविक समुदाय संगठन। जैसे उदाहरण के लिए आप मनुष्य हैं तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे जानवर भी रह रहे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे भी पाए जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे भौतिक चीजें भी पाई जा रही हैं। ये तो जानवर और पौधे जो पाए जा रहे हैं ये जैविक है। जैविक के साथ साथ भौतिक चीज जैसे मकान भी पाया जा रहा है, या कुर्सी टेबल भी पाया जा रहा है, मशीनें भी पाई जा रही हैं। तो ये सभी चीज मिल करके सम्मिलित रूप से जैविक समुदाय का संगठन के नाम से जाना जाएगा। एक सिंपल सी बात। अब देखिए दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो के समुदाय अभिलक्षण में आता है कि प्रभाविता अलग जो है, प्रभाविता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमिनेंस, डोमिनेंस,
नेंस। ये क्या है साहब? तो एक विशेष जाति के पादप या जंतु का प्रभाव ठीक है। एक विशेष जाति के पादप या जंतु का जो प्रभाव होगा जैव मंडल में, उसी को प्रभाविता या डोमिनेंस के नाम से जानेंगे हम लोग। जैसे उदाहरण के लिए कि एक ऐसा जंगल है जिसमें तापमान भी अधिक हो, वर्षा भी अधिक हो, यानी हमारा इशारा जो है उष्णकटिबंधीय जंगलों के तरफ है। तो वहाँ पादपों में आप देखिए गौर से कि कुछ पादप ऐसे हैं जो बहुत ऊंचे चले जाएंगे, ठीक है, और बहुत सारे पादप ऊंचे नहीं जा पाएंगे, नीचे रह जाएंगे। तो जो नीचे पादप रहेगा उसकी जनसंख्या कम हो जाएगी, क्योंकि उसका भेजन हो जाएगा, यानी प्राणी जो है उसको खाने लगेंगे। लेकिन जो ऊंचाई पर चला गया है पादप, वो बचा रह जाएगा, उसकी संख्या अधिक हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि उसकी प्रभाविता, उसका डोमिनेंस ज़्यादा हो गया। जैसे उदाहरण के लिए कि कोई चीड़ का पौधा है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ चीड़ ही का पौधा वहाँ पर रहता है, दूसरे पादप भी रहते हैं, लेकिन दूसरे पादप की संख्या कम हो जाती है और चीड़ के पौधे का संख्या अधिक हो जाती है। तो आप बोलते हैं कि चीड़ का जंगल है, यानी चीड़ के जंगल की प्रभाविता हो जाएगी। बहुत सारा ऐसा जलवायु का प्रदेश है कि जहां कोई एक विशेष प्रकार का पादप ही उत्पन्न होगा। जैसे रेगिस्तान में मान लिया जाए तो नागफनी का पौधा, उसकी प्रभाविता है। व्यापक पैमाने पे नागफनी का पौधा पाया गया, तो आप क्या बोलेंगे कि ये नागफनी की प्रभाविता है। अब जीवों में भी आप आ जाइए, आप पढ़ते हैं ना कि साहब बिहार में के जैसे वाल्मीकि अभ्यारण्य के बारे में, तो वहाँ प्रभाविता किसका है? बाघ का है। क्यों? क्योंकि बाघ की संख्या अधिक है ना। जैसे गंगा अभ्यारण्य आप पढ़ते हैं, कल ही पढ़ा आपने, तो पूछा जाएगा कि भाई गंगा अभ्यारण्य में प्रभाविता किसकी है? डॉल्फिन की। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अन्य मछलियां नहीं है, है ना। अब मनुष्यों में आ जाइए तो अनायास भी आप बोल देते हैं कि भाई गोदाम है गया का, तो वहाँ किसकी प्रभाविता है, किस जाति की है? मनुष्यों में भी बहुत सारी जातियां हैं, तो आप बोलिए गोदाम में बनिया जाति की प्रभाविता है ना। हमारे जो है वो ऋतु रंजन जी जहाँ रहते हैं तो वहाँ ही बोले कि भूमियार जाति की प्रभाविता है। तो मनुष्यों में भी जो है वो ये चीज पाई जाती है। संक्षेप में डोमिनेंस या प्रभाविता का अर्थ यह है कि अन्य जातियां, अन्य समुदाय भी पाई जाती हों, लेकिन एक विशेष जाति या समुदाय की संख्या या प्रभाविता अधिक हो। तो उसी को बायोस्फीयर में, जैव मंडल में प्रभाविता या डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। क्लियर? सिर्फ शब्दावली समझते चलिए ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे है की स्टोन प्रजातियां। क्या चीज? की स्टोन प्रजातियां। की स्टोन प्रजाति। की स्टोन एस्पेसिस। ये क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है।
ऐसी प्रजाति अपना प्रभाव बनाए रखता है तो उसको की स्टोन प्रजाति बोलेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ एक है क्रांतिक कड़ी प्रजाति। क्रांतिक कड़ी प्रजाति जिसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल लिंक स्पेसिस। तो इसका होता है कि जो प्रजाति व्यापक पैमाने पे पाई जाती। अब देखिए अभी हमने कहा कि जो जैव मंडल वास्तव में क्या है कि सतत जैव विविधता का स्थल है। तो ये सतत जैव विविधता का स्थल बना कैसे रहता है, अस्तित्व में कैसे रहता है, ये समझने की जरूरत है। तो उस जैव मंडल में बायोस्फीयर में बहुत प्रकार की प्रजातियां पादप की जंतुओं की पाई जाती हैं और इनके बीच अंतःक्रिया चलता रहता है। तो अंतःक्रिया जो चलता रहता है उससे दोनों का अस्तित्व बना रहता है। अब दोनों का अस्तित्व बने रहने के परिणाम स्वरूप दो विशेष प्रकार के जातीय समूह का जन्म होता है। जैसे उदाहरण के लिए कि जंगल में शेर भी पाया जा रहा है, जंगल में हिरण भी पाया जा रहा है और जंगल में घास भी पाया जा रहा है। ठीक है, तो इन तीनों का उदाहरण लेने के बाद ये तीनों दो वर्गों में बटे रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शेर जो है वो हिरण का भक्षण करेगा, तो शेर यहां पर की स्टोन प्रजाति हो गया और हिरण क्रांतिक के कड़ी प्रजाति हो गया, क्रिटिकल लिंक स्पेसिस हो गया। अब देखिए यदि शेर को हटा लीजिए आप, यानी की स्टोन प्रजाति को हटा लीजिए, तो क्या होगा? क्या हिरण जीवित रह पाएगा? गौर से सुनिए आप। तो ऊपरी तौर पर आप देखेंगे तो बोलेंगे हाँ सर रह जाएगा, उसकी संख्या और बढ़ेगी। कब तक? जब तक घास है तब तक। जैसे जैसे हिरण की संख्या बढ़ती जाएगी ऋतुरंजन जी, वैसे वैसे घास कम होता जाएगा और जब घास कम हो जाएगा तब फिर हिरण क्या करेगा? भूख से मर जाएगा। तो इस प्रकार से की स्टोन प्रजाति यदि खत्म हो जाएगी तो फिर पूरा बायोस्फीयर भी खत्म हो जाएगा। ये इसकी गहराई हुई। नहीं समझ रहे बात आप? इसलिए सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए की स्टोन प्रजाति भी आवश्यक है और क्रांतिक जाति भी आवश्यक है। की स्टोन प्रजाति का मतलब यह हुआ कि जिसकी संख्या अल्प हो और वो दूसरे पर निर्भर हो, और जो क्रांतिक कड़ी प्रजाति होता है जो व्यापक पैमाने पे पाया जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल और देंगे तो आप समझ जाइएगा कि जैसे अंजीर का पेड़ है, तो अंजीर का पेड़ व्यापक पैमाने पे पाया जा रहा है। अब इस पे डिपेंड रहने वाली बहुत से पक्षी हैं जो उसको खाते हैं, बहुत से जानवर हैं जो उसको खाते हैं। अगर अंजीर के पौधे को खत्म कर दिया जाए तो अंजीर क्या हुआ?
एक क्रांतिक कड़ी प्रजाति हुआ, और उस पर जो डिपेंडेंट जो प्रजातियां हो गई वो क्या हो गया, तो की स्टोन हो गया। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल ले लीजिए, जल में तो व्हेल मछली है, अगर व्हेल मछली समाप्त हो जाए तो फिर अन्य मछलियां भी समाप्त हो जाएंगी। इसलिए व्हेल मछली की स्टोन प्रजातियां हुआ, और बाकी जो अन्य मछलियां हो गई वो क्रांतिक कड़ी प्रजाति हो गई। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल मिलता है उदबिलाव। उदबिलाव क्या है कि एक घास है एक प्रकार का, तो ये पानी को रोक लेता है और पानी को रोक करके मेड़ का निर्माण कर देता है। मेड़ माने समझते हैं ना, माने ऊंचा भूमि का क्षेत्र जो जल को रोक ले। जैसे खेतों में मेड़ बना रहता है तो एक खेत से दूसरे खेत का सीमांकन भी कर देता है, और उस खेत का पानी दूसरे खेत में नहीं भी जाता है। मेड़, अब बात समझ में आ गई। तो आर्टिफिशियल जो है ये आप लोग अपने खेतों में मिट्टी से बनाते हैं। उदगुलाब जो पौधा है वो नेचुरली मेड़ का निर्माण कर देता है, और जब मेड़ का निर्माण हो जाता है तो उस जलीय क्षेत्र में जो है जल क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, उसमें बहुत सारे पादप जो है वो जन्म ले लेते हैं। तो इस प्रकार से उदगुलाब जो है वो की स्टोन प्रजाति हो गई, और उस जलीय क्षेत्र में जितने भी जंतु या पादप का जन्म हुआ वो सब क्या हो गया, क्रांतिक कड़ी प्रजाति हो गई। तो इस तरीके से की स्टोन प्रजाति और क्रांतिक कड़ी प्रजाति दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। क्लियर? अब देखिए आगे आते हैं फाउंडेशन प्रजाति। क्या चीज? फाउंडेशन प्रजाति। ये क्या है कि जो दूसरे प्रजाति के जन्म या विकास को संभव बनाए, जैसे में इसका एग्जांपल्स ले सकते हैं कोरल। ठीक है ना? तो फाउंडेशन प्रजाति या फाउंडेशन स्पीशीज किसको कहते हैं कि जो दूसरे प्रजातियों के विकास में सहयोग करे, या तो जन्म ही दे दे उसको, और नहीं तो दूसरी जगह से आए तो उसको आश्रय स्थल दे, तो उसको हम लोग फाउंडेशन प्रजाति यानी बुनियादी जाति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोरल देखिए, अभी जितना पढ़ रहे हैं सबका विस्तार से आगे अध्ययन होगा। जैसे कोरल शब्द आया तो कोरल का अलग से हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर कोरल को बहुत व्यापक पैमाने पे डिफाइन नहीं करेंगे। यहाँ पर डिफाइन हमको करना है फाउंडेशन स्पेसीज को, तो उसका एग्जाम्पल्स कोरल है। ये कोरल एक फाउंडेशन स्पेसीज है। अब कोरल क्या है, तो एक प्रकार का जंतु है जो शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब जल में और जिसका तापमान बहुत अधिक नहीं हो, बहुत ज्यादा खारा नहीं हो, वहां ये जाति पाई जाती है। और इसकी विशेषता है कि समूह में रहती है कोरल, छोटी छोटी जाति होती है और समूह में जीवित रहेगी। इनमें आपस में मोहब्बत इतना है
कि एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। तो समूह में मर भी जाती है। अब समूह में मरती है तो एक पर्वत का रूप ले लेता है। इसका शरीर रहता है छोटा छोटा, लेकिन समूह में मरता है तो एक पर्वत बन जाता है। तो उससे कोरल रीफ का निर्माण होता है। और ये कोरल रीफ ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर बहुत सारे जलीय जंतु और पादप आश्रय लेते हैं। यानी कोरल रीफ का एरिया जैव विविधता का एक बहुत भयंकर क्षेत्र है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर आप नाम सुने होंगे, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये क्या है? ये कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ। विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। और जो ऑस्ट्रेलिया की भूमि है और जो कोरल रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ, उसके बीच में उस पर बहुत सारी प्रजातियां जो हैं वो जीवित हैं और आश्रय ली हुई हैं। इसलिए ग्रेट बैरियर रीफ क्या हो गया? एक फाउंडेशन प्रजाति। क्लियर? अब देखिए अगला है अम्ब्रेला प्रजाति। अम्ब्रेला प्रजाति तो अम्ब्रेला प्रजाति क्या है? कि ऐसा प्रजाति जिस पर अन्य प्रजातियां निर्भर हो। जैसे में शेर बाघ, चीता, ये सब अम्ब्रेला प्रजाति। अब देखिए यहां पर भी आप ऊपरी तौर पर देखिएगा तो ये बात गलत दिखाई पड़ेगी, लेकिन गहराई से सोचिएगा तो अभी अभी हमने समझाया कि सही होगा। कि अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है? कि जिसके छत्र छाया में रहना। आप बरसात होता है तो अम्ब्रेला यानी छाता आप ओढ़ लेते हैं, तो छाता के छत्र छाया में क्या होता है? बारिश से बच जाते हैं, है ना। तो इस शब्द का इस्तेमाल अगर जैव मंडल में हम कर रहे हैं, इसका मतलब यह हो क्योंकि ऐसा जीव है जिसके छत्र छाया में अन्य जीव रह रहे हैं। तो जंगल में ऐसा जीव कौन है? जंगल तो शेर है, बाघ है, उसकी छत्र छाया में सब रहता है। तो ऊपरी तौर पर आप देखते हैं कि ये तो सबका खाने वाला है, ये तो सबका विध्वंसक है, सबको मारने वाला है जितने जीव को। तो ये जीवनदायी कैसे हो सकता है? ऊपरी तौर पर आपको ये लगता है, लेकिन वास्तविक में ये क्या करता है? तो इसके रहने के वजह से अन्य जीव आपस में नहीं लड़ते। अगर आपस में लड़े तो जंगल में अशांति पैदा हो जाएगी, तो सब आपस में लड़ करके ही मर जाएंगे। दूसरा ये कि ये जो शेर है इसका अन्य कुछ जीव भोजन है, ठीक है। तो उनको एक नियंत्रित रूप से उसका उपयोग कर करके, नियंत्रित रूप से उसको खा कर करके क्या करता है? बैलेंस करता है। अगर वो नहीं खाए उसको तो अनबैलेंस हो जाएगा, और बैलेंस हो जाएगा तो जैव विविधता बिगड़ जाएगी, और जैव विविधता जैसा ही बिगड़ी वैसी उसकी संख्या कम हो जाएगी। तो इससे ये जुड़ा हुआ फूड चेन से एक प्रश्न, खाद्य श्रृंखला से। तो खाद्य श्रृंखला अगला लेसन जब होगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें आप समझेंगे कि किस प्रकार से ये शेर जो है खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च स्तर पर बन करके रह कर करके फूड चेन को बनाए हुए हैं। अगर शेर ना रहे तो जंगल का पूरा फूड चेन खत्म हो जाएगा।
अगर खत्म हो जाएगा तो जंगल ही खत्म हो जाएंगे, जंगल खत्म हो जाएगा तो फिर साहब मनुष्य ही नहीं रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो जैव विविधता एक विशेषता है बायोस्फीयर का, और उस विविधता को मेंटेन करने के लिए जो सबसे सर्वोच्च स्पेसीज है वो अम्ब्रेला स्पेसीज कहलाता है, और उसमें सबसे सर्वोच्च जो जाति है वो शेर की जाति है। यही वजह है कि सरकार क्या करती है, तो शेर या बाघ की जातियों के प्रजातियों को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। क्लियर? अब देखिए संकेतक प्रजाति क्या? संकेतक प्रजाति यानी इंडिकेटर स्पेसीज। ये ऐसी प्रजाति है जो पर्यावरण के सुरक्षा की सूचक है। पर्यावरण की सुरक्षा की सूचक है। जैसे मछली, जितनी प्रकार की जानवर या पादप पाए जाते हैं उसके लिए एक विशेष पर्यावरण की आवश्यकता होती है। वो विशेष पर्यावरण अगर पाया जा रहा है तो आप समझिए कि पर्यावरण सुरक्षित है। विशेष पर्यावरण का मतलब होता है जीने योग्य पर्यावरण, और हर जाति के लिए विशेष पर्यावरण अलग अलग है। जैसे जलीय जीव हैं तो जलीय जीव का पर्यावरण अलग है, स्थलीय जीव है तो उसका पर्यावरण अलग है। तो जल में भी ऑक्सीजन पाया जाता है, तो अगर जल से में मछली मरने लगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जलीय पर्यावरण जो है वो दूषित हो गया, और इस प्रकार से मछली क्या हुई, तो एक इंडिकेटर स्पीशीज हो गई जो जल के स्वच्छ पर्यावरण को की सूचना देता है। तो इसीलिए इसको संकेतक प्रजाति के नाम से जाए। जैसे चील अब नहीं पाया जाता है, तो चील एक इंडिकेटर स्पेसीज है, एक सूचक जाति है। किस बात का? कि साहब वायुमंडल में या जो अन्य जीव हैं जिसको वो खाता था, भक्षण करता था मरने के बाद, उसमें CO2 की मात्रा या अन्य कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ गई है। यानी भोज्य पदार्थ आपकी धरती पर सुरक्षित नहीं है। ये गिद्ध के मरने से साबित होता है। तभी तो लोग जो है वो सचेत हुए। तो गिद्ध इंडिकेटर था। कुत्ता भी सर भूकंप। हाँ, कुत्ता भी भूकंप का सूचक है। तो इसलिए बहुत सारी स्पेसीज सूचक का काम करती हैं कि आपका पर्यावरण सही है या गलत है। अब लास्ट में आ जाइए, एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोम। क्या चीज? ये क्या है? तो बायोम होता है कि एक बड़े क्षेत्र में विशेष प्रकार के तापमान, वर्षा, और भूमि में पाए जाने वाले जीव जंतुओं
के क्षेत्र को बायोम कहते हैं। क्षेत्र को बायोम कहते हैं। तो बायोम का अर्थ क्या हो, जैसे हम लोग जैव मंडल बोल रहे हैं, तो जैव मंडल जो है वो एक ऐसा शब्द है कि जो सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि जहां जीवन संभव है। अब इसको और विस्तार देने के लिए, मतलब जैव मंडल को एक अलग पदावली का प्रयोग किया गया है पर्यावरण विज्ञानियों के द्वारा, और उस शब्दावली का नाम दिया गया है बायोम। तो बायोम है क्या चीज वास्तव में? तो एक ऐसा व्यापक क्षेत्र। अब इस व्यापक क्षेत्र का विशेषता क्या है कि उस व्यापक क्षेत्र में वर्षा की मात्रा एक प्रकार की होगी, सूर्याताप एक तरह का मिलेगा, और भूमि का स्वरूप एक प्रकार का मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तापमान, वर्षा और भूमि के समरूपता के आधार पर एक व्यापक क्षेत्र अगर बनता है तो उसमें विशेष प्रकार के पादप और जंतु पाए जाएंगे। तो उस उतने बड़े क्षेत्र को एक बायोम कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए टुंड्रा, टैगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये सब क्या है? एक बायोम का एग्जाम्पल्स है। जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अगर हम बोलते हैं तो 0 डिग्री से 23 डिग्री तक आप मान करके चलते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि तापमान एक प्रकार का हर जगह मिलता है, इस लैटिट्यूड के बीच में, इस अक्षांश के बीच में। अब तापमान एक प्रकार से मिल रहा है तो वर्षा की मात्रा भी एक प्रकार से प्राप्त हो रही है। अब वर्षा की मात्रा भी एक प्रकार से प्राप्त हुई तो भूमि का निर्माण भी एक प्रकार का हो रहा है। तो ऐसी परिवेश में वहां एक विशेष प्रकार के पादप और जंतु पाए जाएंगे। तो ये उष्ण कटिबंधीय बायोम कहलाएगा। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री से 66 डिग्री के बीच में जो पादप और जंतु पाए जाएंगे वो 0 से 23 डिग्री के से भिन्न होंगे। क्यों? क्योंकि वह तापमान, वर्षा और भूमि का प्रकृति अलग अलग है। और इस प्रकार से 66 से 90 तक जाएंगे तो वो अपने नीचे वालों से भिन्न पाया जाएगा, और ये ग्रेजुअली घटता चला जाएगा बायोडाइवर्सिटी के आधार पर। सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी पाया जाएगा कहां? तो उष्ण कटिबंध, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध, उसके बाद शीत कटिबंध। तो ये जो आज पढ़ाया बायो, इसका विस्तारित रूप अगले क्लास में आपको। यानी आज सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया आपको कि जैव मंडल और बायोम से संबंधित जो पदावलियां थी, जो शब्दावलियां थी, उन शब्दावलियों को, उन पदावलियों को हमने एक्सप्लेन किया। हम समझते हैं कि पूरा शब्दावली आप समझने में सफल हुए होंगे। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इन्हीं शब्दावलियों का विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद। हो गया।